हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी क्लासें जो है अच्छे तरीके से चल रही है, शानदार प्रगति पर है और सारे सर अपनी अपनी क्लासें ले रहे हैं और लगभग क्लासें मतलब चल रही है। लगभग दो चार क्लासें सभी सब्जेक्ट की हो गई है और एक मंथ में लगभग पूरी हो जाएगी। उम्मीद है पूरी करवा देंगे। और इसके साथ साथ ही अपनी जो उन क्लासों की व्यवस्था में अपने ये क्लास है वो डिले हो रही थी और इस वजह से अपने इस क्लास को अपने कंटिन्यू करते हैं। जियोग्राफी क्लास है काफ़ी पीछे चल रही है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं और उसके लगभग सिलेबस के पास अपने पहुंचा देंगे। और बाकी रहा पोर्शन इसमें अपने जो राजस्थान का जो पोर्शन है वो अभी बाकी है, वो उसको शुरू कर देंगे, जल्दी शुरू करने वाले हैं और उसके प्रश्नोत्तर लेके आएंगे साथ साथ में। और अपने को अगर मान लो बढ़िया फैकल्टी मिली तो उसके लिए आपको विस्तार से पढ़ाया भी जाएगा और आप साथ साथ में अपने यानी रूटीन में बने रहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है, तो इसका फ़ायदा आप भी उठा रहे हो और इसका फ़ायदा अपने मित्रगण हैं उनको भी उठवाने दें और ताकि उन तक भी पहुंचाएं ये क्लासें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। और ताकि क्या है कि जो निःशुल्क सेवा है, जो ऐसे विद्यार्थी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने फीस को, तो ऐसे विद्यार्थियों तक ये फ्री क्लासें पहुंच जाए तो वो भी अपने सीईटी का पेपर है और एग्ज़ाम अपने पास कर देंगे। और पास करना मात्र है, इसमें नौकरी नहीं लगना है, इसमें पास करना मात्र है सिर्फ, क्योंकि अभी फार्म भरे जा रहे हैं। 9 अगस्त से अपने फार्म ये क्या है चल रहे थे और 9 सितंबर तक चलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले पहले अपने फार्म भरवा करके और अपने जो है कंप्लीट कर ले और उसके बाद में फिर अपने पढ़ना स्टार्ट या फिर कर रखा है आपने और आगे अपनी क्लासें शुरू कर दें। तो अपने मित्रगण हैं उनको भी बोले और अच्छे तरीके से फार्म भरवा करके सबमिट करवा करके सारी चीज़ें पूरी करके और उसके बाद अपने जो तैयारी में जुट जाइए फिर से। और जो 12वीं पास है वो उनके पेपर है अभी लेट होने वाले हैं, 1 महीना बाद में, इनके बाद में फिर लेट होने वाले हैं, तो उनके लिए तो सुनहरा मौका है। वैसे ही है कि 2 महीने मिल जाएंगे उनको और ये सिलेबस रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा खूब सारा। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सारी सुविधाएं यानी निःशुल्क प्रश्नोत्तर की और पूरा मतलब कंटेंट मिलेगा। हर एक टीचर अपने अपने अलग अलग कंटेंट यानी जो पूरा करवाएंगे तो मिलने वाला है सभी। और अपनी जो क्लास थी वो अपनी बाकी रह रही है, यहाँ तक अपने ये लास्ट स्लाइड अपने कर ली थी, क्योंकि पांडिचेरी और कराईकल इसके बारे में अपने बात कर ली थी और इन सभी के बारे में बात करते हुए आगे नेक्स्ट अपने चले थे और इसको कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास। इसको यानी 3 क्लास होगी लगभग ये, और 3 क्लासों के 2 क्लासें हो गई है और तीसरी क्लास ये है। तो सामान्य परिचय में 3 क्लासों के अंतर्गत यानी कंप्लीट आ जाएगा और इसके यानी कुछ नहीं बचेगा। अब आप देखो, इसमें नेपाल और भूटान और भारत और चीन के मध्य अंतस्थ राज्य अपना कौन सा राज्य है? इसको बोलते हैं अपने बफर स्टेट। कौन सा स्टेट बोलते हैं? बफर स्टेट। तो अपनी क्लास जो यहाँ पर अपने कल उससे पहले वाली क्लास है यहाँ छोड़ दी थी और बाकी सारी अपने जल संधि पाक मन्नार की खाड़ी ये कर ली थी और आगे भी आएंगे, ये बार बार नाम आएंगे। और ऐसे में अपने ये अगली स्लाइड का जो अगला नेक्स्ट पर्सन है, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आता है बफर स्टेट का। किसका आता है? बफर स्टेट। नेपाल भूटान, देखो मानचित्र में आपने देखा होगा, ये देखो नेपाल और भूटान, ये अपने पास नेपाल, क्योंकि अपना जो भूगोल का जो पोर्शन है वो सारा का सारा मैप पर टिका होता है। तो साथ में थ्योरी और साथ में मैपिंग साथ में चलेगी तभी ये काम हो पाएगा। ये देखो भूटान और ये है नेपाल और इधर क्या है? चाइना। ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये चाइना और इधर वाला ये जैसे हमारे ये इंडिया। ठीक है, इंडिया का ये बीच में जो क्षेत्र आ गया, ये देखो बीच में जो क्षेत्र आया, ये देखो ये सिक्किम। ये कौन सा क्षेत्र है, कौन सा राज्य है अपना भारत देश का? सिक्किम राज्य है। तो ये क्या आता है? बफर स्टेट, यानी जो चारों तरफ से कई देशों से घिरा होता है, ऐसा राज्य जो अपने क्या कहलाता है या ऐसे क्षेत्र क्या कहलाता है? बफर स्टेट कहलाता है। देखो नेपाल, भूटान, भारत और चीन के मध्य अंतस्थ राज्य वो क्या कहलाएगा? बफर स्टेट कहलाएगा। तो बफर स्टेट यानी आपको प्रश्न सीधा भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्टेट है जो बफर स्टेट है? तो बफर स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए भी, अपना जो यानी 3 देशों से घिरा हुआ है, यानी नेपाल है और भूटान है और चाइना है, इन तीनों देशों से घिरा हुआ है। और अपना भारत का जो स्टेट है वो कौन सा है? सिक्किम। कौन सा स्टेट है? सिक्किम स्टेट है। सिक्किम राज्य है वो बफर स्टेट के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखोगे आप। ऐसा पर्सन यानी बिल्कुल इजी सा पर्सन है, ये पूछ सकते हैं। श्रीलंका भी यानी भारत का पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर, यानी श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर पाक जल संधि से
भारत की मुख्य भूमि से अलग होते हैं। तो श्रीलंका जो है, आगे अपने बात करेंगे इसमें, यानी मानचित्र पूरे की बात करेंगे। पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। कौन सी जल संधि से? पाक जल संधि। यानी श्रीलंका जो है भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका अलग होता है। कौन सी संधि से होता है? पाक जल संधि से होता है, ध्यान रखना, पाक जल संधि। और उसके बाद में यानी पाक जल संधि से जब अलग होता है तब इसके बीच में श्रीलंका और अपने इंडिया को जोड़ने के लिए, या फिर तमिलनाडु को और श्रीलंका को जोड़ने के लिए बीच में, यानी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित एक यानी पुल है। कौन सा पुल है? इसको बोलते हैं आदम ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडम ब्रिज या आदम ब्रिज बोलते हैं इसको। और इसी के आदम ब्रिज के पास में ही या इसके हिस्सा, इसी का हिस्सा है एक पंबन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप लिखा हुआ है, या फिर पंबन द्वीप बोलते हैं इसे। ये देखो पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। और साथ ही साथ जैसे मान लो आदम ब्रिज है, इसी का हिस्सा है पंबन द्वीप, और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम, जैसे अब्दुल कलाम का जन्म स्थान माना जाता है ये रामेश्वरम, ठीक है। तो ये यानी तमिलनाडु का, अपने इंडिया का हिस्सा है ये पंबन द्वीप है, आदम ब्रिज है, ये पाक जल संधि, तो यानी जल संधि हो रही है, ये क्षेत्र नहीं है, ये जल संधि, जलीय क्षेत्र है ये। और ये पंबन द्वीप है, ये क्षेत्र है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वर स्थित है, रामेश्वरम, और पंबन द्वीप है, आदम ब्रिज है, ये श्रीलंका और भारत के मध्य है। या फिर अपने ऑप्शन ऐसा आ सकता है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। भारत ने देकर के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य भी पूछा जा सकता है। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी है। अब पाक जल संधि, जहां पर दो जल राशि आपस में मिल रही है, वहां पर अपने क्या बोलेंगे? इस क्षेत्र में पाक की खाड़ी है ना, इस क्षेत्र में अपने जहां पर जल राशि का विलय हो रहा है, तो उसे अपने बोल देंगे पाक जल संधि। और इस क्षेत्र से जो खाड़ी बन रही है, यानी तीनों ओर से स्थल और एक ओर से जल, तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो खाड़ी कहलाती है। तो ये पाक की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी, दक्षिण में क्या है इसके? मन्नार की खाड़ी है। किसके? यानी आदम ब्रिज, जो आदम ब्रिज है इसके दक्षिण में, यानी उत्तर में पाक जल संधि है या पाक की खाड़ी बोलते हैं, और दक्षिण में क्या बोलेंगे इसको? मन्नार की खाड़ी बोलेंगे। इसको देखो यहाँ पर, ये देखो अपने इंडिया का जो क्षेत्र है, ये तमिलनाडु है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर ये है श्रीलंका वाला क्षेत्र, ये श्रीलंका वाला क्षेत्र है, ये देखो। और इसमें इसको ये हिस्सा है, ये जुड़ रहे हैं, ठीक है। और ये हिस्सा जो है ये रामेश्वरम है, ठीक है। और ये है अपने पास से कौन सा? इसे, ये जो ब्रिज बोला जाएगा ना, यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है इन दोनों के बीच में, ये बोला जाएगा आदम ब्रिज या आदम ब्रिज, ठीक है। आदम पुल भी कह सकते हैं इसको, आदम ब्रिज भी कह सकते हैं। और ये क्षेत्र जो है ये पंबन द्वीप है। ये कौन सा है? ये पंबन द्वीप है, ये रामेश्वर में है। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये वाला है, ये कच्चा दीव है। कच्चा दीव, इसका विवाद भी चलता रहता है श्रीलंका के मध्य और अपना इंडिया के मध्य जो ये स्थित है। और श्रीलंका कह रहा है कि इसमें जो ये क्षेत्र है ये हमारा है, और इंडिया कह रहा है ये क्षेत्र हमारा है। इस पर कई तरीके से यानी विवाद चल रहा है। तो कच्चा दीव भी, ये भी विवाद है, ठीक है। और ये क्षेत्र, और इसके साथ ये रामेश्वरम है, और ये आदम ब्रिज वाला आ गया, और ये क्षेत्र है श्रीलंका का। तो इन दोनों को जोड़ने वाली, अब देखो ये एक तरफ क्या है इसके जल है, और तीन तरफ क्या है इसके स्थल है। ये स्थल वाला, ये क्षेत्र आ गया स्थल वाला, ठीक है। और ये स्थल आ गया स्थल वाला, ये भी क्षेत्र क्या है? स्थल वाला है। तो एक तरफ पानी है, और ऐसे में ये क्या बोली जाएगी? खाड़ी बोली जाएगी। कौन सी बोली जाएगी? खाड़ी। ये इस क्षेत्र को अपने क्या बोलेंगे? खाड़ी बोलेंगे। और ये कौन सी खाड़ी है? ये पाक की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? ये पाक की खाड़ी। अब ऊपर यानी इस आदम ब्रिज के उत्तर में क्या है? यानी पाक की खाड़ी या पाक। अब इन दोनों का जो जल है यानी यहाँ विलय होगा तो अपने क्या बोलेंगे इसको? पाक जल संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पाक स्ट्रेट। ये है पाक स्ट्रेट, ये पाक जल संधि। ये बंगाल की खाड़ी और यहाँ से हिंद महासागर का जल आपस में मिलता है यहाँ पर आकर के, तो इसे अपने क्या बोलेंगे? पाक जल संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पाक जल संधि। और ये बंगाल की अपने पाक की खाड़ी बोलेंगे। और इसको जो बोलेंगे ना, ये वाली है, ये क्या है? ये मन्नार की खाड़ी है। कौन सी है ये मन्नार की खाड़ी है। तो बताइए, यानी आदम ब्रिज के दक्षिण में क्या आ गई? मन्नार की खाड़ी है। उत्तर में क्या आ गया? पाक की खाड़ी है। और यहाँ पर क्या आ गया? यानी पाक स्ट्रेट आ गया। और ये बंगाल की खाड़ी है, पूरी बड़ी सारा क्षेत्र ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये इंडिया का क्षेत्र आ गया और ये श्रीलंका का क्षेत्र आ गया। इन दोनों के बीच में ये डिवाइडेशन करके बता दिया। चलते हैं आगे। भारत की तट रेखा। अब तट रेखा के बारे में बात करते हैं अपने।
तो टोटल यानी तटरेखा के बारे में अपने भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी तटरेखा बहुत ही कम लंबी है। इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। तटरेखा की लंबाई कितनी है, यानी अपने मुख्य जो लंबाई है, मुख्य यानी भारत का जो क्षेत्र है, ये देखो भारत का ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है ना, यहां से लेकर के और यहां से ये वाला, ये क्षेत्र 6100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है ये? 6100 किलोमीटर है। और यह तटरेखा प्राय सीधी और सपाट है, और यही कारण है कि इस तटरेखा पर सामान्यतः अच्छे बंदरगाहों की कमी है। अच्छे बंदरगाहों की क्या है? कमी है। और तट के समीप द्वीप भी बहुत अधिक कम है, यानी पूर्वी द्वीप, जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट के द्वीपों में हेयर द्वीप, देखो तट के समीप द्वीप भी बहुत अधिक, यानी अधिक या फिर बहुत कम है। समीप की बात करते हैं तो समीप का मतलब प्राकृतिक रूप से जो उनके नजदीक है। अब कृत्रिम रूप से दूर अपने बना सकते हैं तट, यानी जो प्राकृतिक रूप से है ना, वहां नजदीक में कम है। और ऐसे कहानी में क्या होता है कि अगर मान लो पूर्वी तट के द्वीपों में बात करें तो ये आता है अपने पास हेयर द्वीप। ये किस तरफ है? ये पूर्वी तट पर। कौन सा द्वीप है? छोटा छोटे यानी द्वीप है उनके तटों के साथ में, तो ऐसे में हेयर द्वीप आता है पूर्वी तट पर। और पंबन द्वीप अपने पड़ गए हैं, ये भी पूर्वी तट पर माना जाएगा, और ऐसे में ये पंबन द्वीप आ गया। उसके बाद में हरिकोटा द्वीप है, ये हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पास में है ये हरिकोटा। और उसके बाद में बात करते हैं अपने पश्चिमी तट के, यानी जो ये वाला जो है पूर्वी तट इस तरफ है, ये अपने पूर्वी तट हेयर द्वीप, यहाँ पर हेयर द्वीप, फिर पंबन द्वीप, उसके बाद में आंध्र प्रदेश के पास में हरिकोटा द्वीप। ये लो ये छोटे छोटे द्वीप है, इनके बारे में अपने बताया गया। और ऐसे प्रश्न पूछा जा सकते हैं कि ये द्वीप कौन सी तरफ है, किस खाड़ी की तरफ है, किस सागर की तरफ है, या भारत की किस दिशा में है। ऐसा प्रश्न, इजी सा प्रश्न बन सकता है। और पश्चिमी तट के द्वीपों में अगर बात करें तो लक्षद्वीप है, यहाँ पर देखो लक्षद्वीप है, ये पश्चिमी। और इसके बाद ट्राम्बे द्वीप भी है, और अंडमान निकोबार है, ये भी इधर है, देखो अंडमान और निकोबार ये द्वीप है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में उल्लेखनीय, ये बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की इधर वाली क्या है? बंगाल की खाड़ी इधर वाली अरब सागर है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार ऊपर वाले जो है अंडमान, और ये वाले जो है निकोबार है। ये ऐसे बांटे हुए हैं, ये अपने बात कर ही ली पहले वाली क्लास में, जो अपने बात कर ली थी भी। उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है। उसके बाद में फिर हमने बात की थी यानी किसकी? निकोबार की। तो निकोबार की बात करते हो, ये किसमें? ये बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में उल्लेखनीय है। तो सारी बात आ गई इसमें, पूर्वी तट पर कौन से द्वीप हैं उनकी बात आ गई, पश्चिमी तट पर कौन से द्वीप है उनकी बात आ गई, और इसी के साथ में अपने जो मुख्य द्वीप हैं वो अंडमान और निकोबार, इनकी बात यहाँ पर आ गई है। फिर अपने बात करते हैं द्वीप, एक छोटा सा द्वीप है और जिस पर मुंबई बसा हुआ है, मुंबई बसा हुआ है, तो ये सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप है, इस पर मुंबई बसा हुआ है। और इसके निकट ही एक एलिफेंटा नामक द्वीप भी है, एलिफेंटा नामक द्वीप भी है, ठीक है। और चिल्का झील और जो बंगाल की खाड़ी के बीच में जो एक पारीकुंद झील भी है, पारीकुंद द्वीप भी है। कौन सा द्वीप है? पारीकुंद। देखो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में, ये है उड़ीसा क्षेत्र, और यहाँ पर उड़ीसा में चिल्का झील है, यहाँ एकदम बिल्कुल किनारे पर। और इस जो चिल्का झील है इसके और बंगाल की खाड़ी, ये देखो ये क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी का है, और इनके बीच में यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है। कौन सा? पारीकुंद द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पारीकुंद, यानी पारीकुद बोल दो इसको, पारीकुंद बोल दो, या फिर पारीकुड भी आता है कई बार। तो पारीकुद द्वीप यहाँ पर है, और जो सालसेट द्वीप है वो मुंबई बसा हुआ है इसके ऊपर, और एलिफेंटा द्वीप है ये भी क्या है? मुंबई के पास में है इसके। तो इतने द्वीपों के आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं अपने बंगाल की खाड़ी में तट के समीप स्थित द्वीप, ये कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी में अपने बात करें द्वीपों की तो कौन सा? सागर द्वीप भी है, इसको बोलते हैं गंगा सागर, ठीक है। न्यू मूर द्वीप भी है, छोटे छोटे द्वीप है, उनके नाम है, कई बार प्रश्नों में कई बार प्रश्न आए हुए हैं। और ये प्रश्न डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं भाई कौन सी खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में या किस तरफ है, भारत की कौन सी तरफ है? तो पंबन द्वीप पे अपने बात कर ही ली, ठीक है। हरिकोटा की बात कर ली अपने, उसके बाद में हेयर द्वीप की बात कर ली, ये प्रवाल निर्मित है हेयर द्वीप। कौन सा निर्मित है? प्रवाल निर्मित है, ये प्रवाल निर्मित है, इसकी आगे बात करेंगे अपने, पहले बात कर चुके हैं शायद अपने। जबकि तट से दूर अंडमान, यानी तट से अपने क्या है? ये तट से दूर है अंडमान और निकोबार द्वीप है, ये द्वीप समूह क्या तट से दूर है। तो अब अपने बंगाल की खाड़ी वाले सारे द्वीपों की बात कर ली है। सागर द्वीप जिसको बोलते हैं गंगा सागर, न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप हो गया, पंबन द्वीप ये अपने बात कर ली थी, यानी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित ये जो द्वीप है। और इसी के साथ यानी हेयर द्वीप भी, ये जो प्रवाल निर्मित है,
और ये बंगाल की खाड़ी में एकमात्र द्वीप जो ऐसा है कि जो हेयर द्वीप जो परवाल निर्मित है, और बाकी जो इधर वाले जैसे मान लो कि ये इंडिया का क्षेत्र है और इधर वाले ये क्या है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये परवाल निर्मित द्वीप है, ये काउंट होते हैं परवाल, ये ओनली परवाल वाले द्वीप है ये, ठीक है। एक हेयर द्वीप है जो ये क्या है, ये परवाल निर्मित है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये ध्यान रखना भी एकमात्र ये परवाल निर्मित द्वीप, हेयर द्वीप जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, और बाकी द्वीप जो बंगाल परवाल निर्मित नहीं है। बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप जितने भी है वो सारे। अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में बात करते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप यानी भारत की पूर्वी तट, भारत की पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर यानी 6.2 मील दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ओडिशा के यानी ओडिशा का भद्रक जिला है, भद्रक जिला, इसका चांदीपुर बोलते हैं या चंडीपुर बोलते हैं, इसको चांदीपुर भी बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं, चांदीपुर रेंज बोलते हैं, जहां पर यहाँ पर क्या है जो अपने मिलिट्री बेस बने हुए हैं, यहाँ से कुछ अपने जो मतलब इसमें यहाँ से मिलिट्री बेस है, यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह या प्रशिक्षण वगैरह होते रहते हैं। तो ये चांदीपुर के दक्षिण में लगभग यानी 70 किलोमीटर 43 मील दूर है ये चांदीपुर के दक्षिण में, यानी चंडीपुर या चांदीपुर के दक्षिण में कौन सा द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप। ये ध्यान रखना है अभी आप उड़ीसा के भद्रक जिले के पास में, तो इतना आप ध्यान रखोगे अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में। फिर व्हीलर द्वीप के बारे में बात करोगे तो ये अपने को ध्यान रखना है, व्हीलर द्वीप यानी भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर यानी 33,000 फीट की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में, किसकी, बंगाल की खाड़ी में चांदीपुर, वही चंडीपुर या चांदीपुर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर दूर या 2,30,000 फीट दूरी पर ये व्हीलर द्वीप है। अब्दुल कलाम के पास में ही ये कौन सा द्वीप है, व्हीलर द्वीप है। तो उड़ीसा के पास में है, उड़ीसा के पास भद्रक जिला है, और यहाँ इसके पास में अपने क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप है, और कौन सा द्वीप है, व्हीलर द्वीप है। तो इतनी बात आपको याद होनी चाहिए कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है ये। आगे चलते हैं अपने, अब भारत की तटरेखा यानी भारत की तटरेखा के बारे में थोड़ा सा अपने पूरा विस्तार से अपने थोड़ी थोड़ी चीजें जो किस किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। भारत की तटरेखा को 2 भागों में बांटा गया, किस भागों में, एक तो पूर्वी वाली और दूसरी इसमें है पश्चिमी वाली। तो पूर्वी और पश्चिमी, तो भारत की तटरेखा को 2 भागों में बांटा गया, एक तो पूर्वी तटरेखा, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, पश्चिमी। अब अपने इंडिया के पूर्वी इधर वाले, ये देखो इंडिया का जो मैप है इसके ये पूर्वी वाला है, ये कौन सा है, पूर्वी तटरेखा। इसको किस नाम से जानते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या नाम है इसका, इसके बारे में थोड़े से बात कर लेते हैं और डायरेक्ट सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी पूर्वी तट जो है इसका विस्तार गंगा नदी से, यहां से गंगा नदी है, जैसे मान लो कि अपने इसका मैप कहाँ दिया हुआ है, ये देखो गंगा नदी, ये देखो यहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आकर के वो क्या बनाती है, अपना डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है इन दोनों देशों में, ठीक है, बांग्लादेश में भी और इंडिया में भी। तो यहाँ सुंदरवन डेल्टा है और यहाँ तक अपनी दोनों नदियाँ ऐसे घूम करके ऐसे ये ब्रह्मपुत्र आती है और ये यहाँ से गंगा स्टार्ट होकर के ऐसे बहती हुई इसके अंदर ये मिल जाती है और ये डेल्टा बना देती है। इस डेल्टा से स्टार्ट होकर के, यानी डेल्टा से स्टार्ट होकर के ये क्षेत्र यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक आता है, कहाँ आता है, यहाँ तक आता है, और ये पूर्वी तट है। कौन सा तट है, ये पूर्वी तट है। तो पूर्वी तट अपनी बात कर रहे हैं, कहाँ से है, पूर्वी तट। पूर्वी तट स्टार्ट होता है कहाँ से, गंगा नदी के डेल्टा से स्टार्ट होता है और बाद में कहाँ तक जाता है, ये कुमारी अंतरीप, लास्ट में दक्षिण में दिया हुआ है। पूरे भारत के मानचित्र में लास्ट में दक्षिण में जाएंगे ना तो वहां पर दिया हुआ है कुमारी अंतरीप। कौन सा क्षेत्र है, कुमारी अंतरीप तक, यानी इसके उत्तरी भाग को अपने क्या बोलेंगे, उत्तरी सरकार तट बोलेंगे। इसके उत्तरी भाग को क्या नाम देंगे अपने, उत्तरी सरकार, यानी जो ये पूर्वी तट है ऊपर वाले हिस्से को अपने क्या बोलेंगे, उत्तरी सरकार, और उसके बाद में नीचे वाले हिस्से को अपने क्या बोलेंगे, नीचे वाले हिस्से को किस नाम से बोलते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से बोलते हैं। तो दक्षिणी भाग को अपने किस नाम से बोलेंगे, ये तो है उत्तरी भाग को अपने उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग को अपने क्या बोलेंगे, कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखोगे भी, उत्तरी सरकार को उत्तरी और दूसरे भाग को अपने कोरोमंडल। इधर वाले हैं वो अलग नाम है, ठीक है ना, जो पश्चिमी वाले हैं, तो इनमें नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक बार आप सिस्टम से यानी अलग अलग करके दोनों को और अपने माइंड में रिकॉल कीजिए और याद रहने लग जाएंगे।
उत्तरी सरकार तट यानी कृष्णा नदी, उत्तरी सरकार जो तट है ना वो कृष्णा नदी से लेकर के डेल्टा में कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर के और गंगा नदी तक जाता है। यानी कृष्णा नदी है जो लगभग क्या है कि उड़ीसा के जस्ट नीचे से और आंध्र प्रदेश में इंटर करती है अपने बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में जाएगी तो वहां पर कृष्णा नदी है, और इससे ऊपर लेकर इससे ऊपर यहाँ देखो अपने ये है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आती है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी से ऊपर का जो भाग है ये गंगा नदी तक है। ठीक है, ये अपने किस नाम से जाना जाएगा, ये जाना जाएगा अपने पास है किस नाम से, यार उत्तरी सरकार तट के नाम से। किस नाम से, उत्तरी सरकार तट के नाम से। कृष्णा नदी के डेल्टा में लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक जाता है। ये गंगा नदी का डेल्टा यहाँ पर है और ये है कृष्णा नदी का डेल्टा। तो ये कृष्णा से लेकर के ऊपर तक ये क्षेत्र जो है ना किस नाम से जाना जाएगा, उत्तरी सरकार के तट के नाम से जाना जाएगा। और ये क्षेत्र यानी कृष्णा नदी से लेकर के और कुमारी अंतरीप तक, जैसे मान लो कि अपने इसमें दे रखा है कि यानी गंगा तक जाता है, ये विस्तृत है। यह तट यानी उथला है, उथला है, ठीक है, ज्यादा गहरा नहीं है। और यहाँ स्थित यानी कोलकाता बंदरगाह यहाँ पर स्थित, यानी इस क्षेत्र में कौन सा है, उत्तरी सरकार तट है ना, इसमें यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह, कौन सा जो बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, वहीं अपने क्या है कोलकाता बंदरगाह है, नजदीक शहर बसा हुआ है और जिसके कारण बड़े जहाजों के लिए अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त का मतलब है ये कोलकाता बंदरगाह यहाँ पर डेल्टा यानी उथला हुआ है। देखो यहाँ उथला तट होने की वजह से, उथला तट होने की वजह से यहाँ पर जो कोलकाता बंदरगाह है ना वो बड़े जहाजों के लिए क्या है, अनुपयुक्त है। बड़े जहाज यहाँ पर नहीं आ सकते, भारी हेवी जहाज होते हैं, और तट इसका उथला होने की वजह से वो जस्ट यानी पानी जो गहरा नहीं है, पानी गहरा होना चाहिए, यानी बड़े जहाजों के लिए पानी गहरा चाहिए। और इसलिए इसके जो ऑप्शन में क्या बनाया गया है, बड़े जहाजों को लाने के लिए इसके ऑप्शन में बनाया गया हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बनाया गया है, हल्दिया बंदरगाह। तो ये क्या है, अपने क्या मानेंगे इसको, यानी कोलकाता बंदरगाह है जो यानी तट उथला होने की वजह से यहाँ पर बड़े जलयानों को नहीं ले जाया जा सकता। तो इसकी सहायता के लिए कौन सा, या इसके सहायक के रूप में कौन सा बंदरगाह है, तो अपने इसका आंसर देंगे हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। तो इस कमी को दूर करने के लिए हल्दिया बंदरगाह है जो, इसका विकास कोलकाता में सहायक बंदरगाह के रूप में किया गया है। और यह मशीनीकृत डोक पत्ती पर और अधिक ड्राफ्ट वाले जहाजों के प्रवेश की सुविधा है। यहाँ पर डोक पत्ती है, यहाँ पर कोई हाई फाई पत्ती है, डोक पत्ती, जिसमें क्या है कि इस पत्ती के माध्यम से जो बड़े जहाज है ना वो अंदर जा सकते हैं। जो बंदरगाह के, यानी बंदरगाह जो ऐसा होता है जो इकट्ठ होता है ऐसे, मतलब जहाजों को अंदर जाने के लिए, ताकि बाद में वो फिट आ जाए, उसके बाद में सामान लाद सके उसमें और वहां से वो रवाना कर सके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद अपने बात करते हैं विशाखापट्टनम और पाराद्वीप। ये बंदरगाहों की स्थिति यानी व्यापारिक दृष्टि से अच्छी है, क्योंकि इनके यानी समीप समुद्र शांत है और बड़े बड़े जहाजों के ठहरने की सुविधा भी है। किसके पास में, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम इधर ही है, ये अपने पश्चिमी तट की तरफ, अपने सॉरी पूर्वी तट की तरफ। और पाराद्वीप ये उड़ीसा के पास में, और विशाखापट्टनम यानी ये भी उड़ीसा के आसपास और अपने आंध्र प्रदेश के आसपास है। तो व्यापारिक दृष्टि से क्या है, ये महत्वपूर्ण है, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। कोलकाता बंदरगाह के बारे में अपने बात कर ली। कोलकाता एक प्राकृतिक बंदरगाह है और ये उथला होने की वजह से यहाँ पर बड़े जहाज नहीं जा सकते। इसके सहायक के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया। ये बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है हल्दिया बंदरगाह का, ठीक है। तो ये किसके सहायता के रूप में है, ये कलकत्ता जो बंदरगाह है उसकी सहायता के रूप में हल्दिया बंदरगाह। इसके साथ ही अपने कौन से हैं, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो भी है, और पारादीप बंदरगाह है वो भी है इसमें। और ये व्यापारिक दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। इस तट पर क्या है, काकीनाडा, और इस तट पर क्या है, और भी बंदरगाह है। एक तो है काकीनाडा, ठीक है, एक अपने पास वाल्टेर, और एक इसमें विमलीपट्टनम, और एक इसमें गोपालपुर और पूरी बंदरगाह। ये बंदरगाह अन्य बंदरगाह इस तट पर बने हुए छोटे मोटे जहाज रुकने के लिए बनाए गए हैं। काकीनाडा, वाल्टेर और विमलीपट्टम और गोपालपुर और पूरी। आगे चलते कोरोमंडल। कोरोमंडल जो है ना ये कहां से कहां तक है। अब उत्तरी सरकार के बारे में पढ़ लिया अपने, उत्तरी सरकार तट के बारे में पढ़ लिया, हल्दिया बंदरगाह पढ़ा, विमलीपट्टम जो गोपालपुरम ये पूरी बंदरगाह, और जो काकीनाडा और वाल्टेर ये बंदरगाह सारे क्या है, उत्तरी सरकार तट के पास में या उनके स्थित है ये बंदरगाह सारे। अब अपने कोरोमंडल के बारे में बात करते हैं। कोरोमंडल में ये देखो, ये इंडिया का जो दक्षिणी प्रायद्वीप है, इसमें यहाँ तक अपने पढ़ लिया था कौन सी नदी आ रही है, कृष्णा नदी आ रही है। कृष्णा नदी यहाँ तक आ रही है, यहाँ पर गंगा नदी का डेल्टा है,
और इस क्षेत्र को अपने क्या बोलेंगे, उत्तरी सरकार तट। और यहाँ से अपने बात करते हैं कृष्ण नदी से लेकर के और यहाँ पर डेल्टा यानी कुमारी अंतरीप तक। ये देखो कुमारी अंतरीप है यहाँ पर, ठीक है। तो कुमारी अंतरीप ये देखो यहाँ से लेकर के ये क्या है अपने पास है, कोरोमंडल है। कौन सा मंडल है ये, कोरोमंडल। तो कोरोमंडल यानी कोरोमंडल कहाँ से लेकर के, कृष्ण नदी से लेकर के यानी कुमारी अंतरीप तक स्थित है। एक सपाट छिछला और बलुई तट है ये, ठीक है। इस पर यानी चेन्नई महत्वपूर्ण कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, कृत्रिम, यानी ये प्राकृतिक रूप से नहीं है। कौन सा नहीं है, ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा, चेन्नई वाला, चेन्नई वाला। कौन सा, चेन्नई वाला। देखो साथियों इसमें क्या है कि दोनों चीजें अपने याद रखनी है। एक तो इसमें ये है पूर्वी तट वाली, और इसमें दो क्षेत्र याद रखने। कौन कौन से, एक तो अपने उत्तरी सरकार तट और दूसरे का नाम है इसमें कोरोमंडल। कौन सा, कोरोमंडल। इनके बंदरगाह उनके भी अपने नाम याद रखेंगे। और अपने ये देखो कृत्रिम बंदरगाह, ये पूर्वी तट पर कृत्रिम बंदरगाह का नाम आ जाए, बंदरगाह का नाम आ जाए तो चेन्नई सबसे पहले आएगा। कौन सा आएगा, चेन्नई। और हल्दिया बंदरगाह वो भी कृत्रिम है, ठीक है। उसके साथ साथ अपने कुमारी यानी कन्याकुमारी और रामेश्वरम और धनुषकोटी और कारिकल और पांडिचेरी ये भी बंदरगाह इसके, और कुड्डालोर और पुत्तुचोरी और नागापट्टनम और तुतीकोरन ये बंदरगाह भी इसी यानी किस क्षेत्र के, ये कोरोमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है भी। और इस तट पर स्थित यानी सेतुबंध और रामेश्वरम तीर्थ यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षक, यानी सेतुबंध अपने पढ़ के आए हैं। सेतुबंध यानी उसी क्षेत्र में सेतुबंध है, और रामेश्वरम ये तीर्थ स्थल भी है। दोनों क्या है, ये तीर्थ स्थल है, और इस वजह से तीर्थ यात्री यहाँ पर आते जाते रहते हैं, इसलिए मुख्य आकर्षण का केंद्र भी होते हैं ये क्षेत्र। इसके बाद अपने बात करते हैं पश्चिमी तट की। किसकी बात करते हैं, पश्चिमी तट की। खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक। देखो इसको साथ साथ में अपने रिकॉल करते रहना है, और साथ साथ में अपने क्या पढ़ लिया, अपने पढ़ा पूर्वी तट। पूर्वी तट में अपने क्या पढ़ा, उत्तरी सरकार तट पढ़ा। और उसके बाद में जस्ट नीचे वाला क्या पढ़ा, अपने कोरोमंडल पढ़ा। उत्तरी सरकार जो तट है वो कहां से लेकर, गंगा नदी से लेकर कृष्णा, बीच में जो कृष्णा आती है उस तक है। और कृष्णा नदी के आसपास में जो कृष्णा नदी है और गंगा नदी के इनके बीच में जो कौन कौन से बंदरगाह पड़ते हैं उन सभी के बारे में बात कर ली। और उसके बाद में कृष्णा नदी से लेकर के, कृष्णा से लेकर के आप कुमारी अंतरीप तक अपने बात कर ली, उसका नाम है अपने पास है कोरोमंडल। तो कोरोमंडल के अंतर्गत कौन कौन से बंदरगाह आते हैं उन सभी के बारे में एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, और इसी के साथ साथ अपने क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और उसके बाद हम अपने चलते हैं पश्चिमी तट के बारे में। ये अपने खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी अपने को पता होना चाहिए भी कहां पर है। खंबात की खाड़ी यानी ये है अपने गुजरात में। कहां पर है ये, गुजरात में। ये देखो ये क्षेत्र अपने पढ़ लिया, और यहां से स्टार्ट है, ये देखो पाकिस्तान का क्षेत्र है ये वाला। अब यहां से स्टार्ट होता है खंबात, ये खंबात की खाड़ी, ठीक है। और ये क्षेत्र जो है ये खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है, ठीक है। और यहां से लेकर के ये कुमारी अंतरीप तक है ये, ठीक है। ये क्षेत्र इसको किस नाम से जानते हैं, ऊपर वाला क्षेत्र इसको बोलते हैं अपने सौराष्ट्र। किस नाम से जानेंगे, सौराष्ट्र। उसके बाद में गोवा तक है, इसको बोलेंगे अपने कोंकण या कोंकण तट। और इसके जस्ट नीचे वाले जो क्षेत्र है इसको अपने किस नाम से जानते हैं, अपने इसको जानते हैं मालाबार तट के नाम से। किस नाम से, मालाबार तट के नाम से। इधर वाले अपने पढ़ लिए उत्तरी सरकार तट, और इधर वाले अपने पढ़ लिए कोरोमंडल, ये दोनों पढ़ लिए। यहाँ पर ये नदी जो है, ये नदी आती है यहाँ से लेकर के यहाँ पश्चिमी, यानी जो पश्चिमी जो श्रेणी है, पहाड़ियाँ हैं, वहीं से निकल करके आती है कृष्ण नदी। कृष्ण नदी यहाँ आकर के ये क्या होती है, डेल्टा बनाती है अपना, और बंगाल की खाड़ी में एंटर कर जाती है। और वहीं से ऊपर का क्षेत्र है ये उत्तरी सरकार तट है, और नीचे का क्षेत्र है ये किस नाम से है, कोरोमंडल के तट से। इधर बात करें तो ये जो खंबात की खाड़ी से लेकर के और इधर तक ये आता है, तो ये है अपने यानी सौराष्ट्र के नाम से। उसके बाद में कोंकण तट, उसके बाद में है मालाबार तट के नाम से। तो एक बार देख लो इसको, ये खंबात की खाड़ी से कन्याकुमारी अंतरीप तक है। ये कहां से स्टार्ट है, ये खंबात की खाड़ी से लेकर के और ये कन्याकुमारी अंतरीप तक स्टार्ट है। तो ऐसे में यानी ये पूरा यानी खंबात की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक ये फैला हुआ है। इसे अपने बोलेंगे पश्चिमी तट। कौन सा तट बोलेंगे इसको, पश्चिमी तट। ये 3 भागों में है। कितने भागों में, ये 3 भागों में। पहले अपने बात कर ली किसमें, पहले ऊपर वाला भाग है ये सौराष्ट्र, उसके बाद में बीच वाला भाग है ये कोंकण तट, और लास्ट वाला भाग है ये मालाबार तट। चलो अब ये मालाबार, ये बोलने के नीचे से आपने पढ़ो, तो इसको अपने यहाँ से पढ़ेंगे मालाबार। तो ये कुमारी अंतरीप से लेकर गोवा तक है। ये कहाँ से है, गोवा तक। कुमारी अंतरीप से लेकर गोवा तक ये है, इसे अपने बोलेंगे मालाबार तट। कुमारी अंतरीप यानी केरल राज्य में, केरल यानी तमिलनाडु को जो जस्ट यानी मिला जो रूप है, जो क्षेत्र है, मिला जुला जो क्षेत्र है अपने केरल से स्टार्ट होकर के, और केरल का जो कुमारी अंतरीप क्षेत्र लास्ट दक्षिण बिंदु है, यहाँ से स्टार्ट होकर गोवा तक आता है,
ठीक है। और गोवा तक आता है, ये आता, ये इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, मालाबार तट के नाम से। यह तट रेखा कटी फटी होने के कारण यानी प्राकृतिक बंदरगाह है। अब देखो ये प्राकृतिक कौन सा बंदरगाह, ये प्राकृतिक बंदरगाह बनाती है यहाँ पर। ये तट रेखा है ना, यहाँ पर जो जितने बंदरगाह बने हैं वो सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेखाएं हैं, तट रेखा है, वो क्या है, कटी फटी है। कटी फटी होने की वजह से वहाँ पर ऑटोमेटिक ही क्या है, यानी बंदरगाह बने हुए हैं। ऐसे में जहाज आकर के वहाँ पर फिट हो सकते हैं और ऐसे में अपना जो काम है वो कर सकते हैं। लेकिन तेज हवाओं के कारण यानी इसके समीप बालू एकत्रित हो जाती है। कटी फटी होने की वजह से यानी उसका जो तट है वो कटा फटा होने की वजह से और प्राकृतिक बंदरगाह बनाती है। और ज्यादा मतलब जो बंदरगाह नहीं है वहां पर क्या करते हैं, बालू रेत इकट्ठी होने की वजह से, यानी तेज हवाएं चलती है। तेज हवाएं चलने के कारण यहाँ पर बालू रेत इकट्ठी होने की वजह से यहाँ पर अनूप झीलें विकसित हो जाती है। अनूप झीलें जो बालू रेत से तट के किनारे पर जो यानी ऐसी झीलें, यानी बालू रेत तेज हवाओं के कारण यानी आकर के और बिल्कुल तट के पास में आकर के वन जमा होती जाती है। और ऐसी कंडीशन में कई बार ज्वार की वजह से, यानी ज्वार की वजह से पानी ऊपर बालू से ऊपर निकल करके और दूसरी तरफ जा करके, और इधर बालू है, इधर ये पानी इधर आ गया, तो इसका मतलब पानी वापस नहीं जाएगा, इधर बालू रेत है, तो इस वजह से ऐसी झीलें विकसित हो जाती है। ऐसी झीलें विकसित होने की वजह से ये किस नाम से जानी जाती है, अनूप झीलें नाम से जानी जाती है। यहाँ पर यानी दलदली क्षेत्र सा बन जाता है, ऐसे में अनेक वनस्पतियां हैं वहां पर विकसित हो जाती है, तो ऐसे क्षेत्र को अपने बोलेंगे अनूप झीलें। तो अनूप झील यानी इस तट की विशेषता है। अब कोचीन जो झील है ना, वो एक ऐसे ही इसका उदाहरण है, इसका ये उदाहरण है। कोचीन ऐसी एकमात्र अनूप झील है, कोचीन केरल में, ठीक है। और अनूप झील होने के एक श्रेष्ठ यानी उदाहरण है ये, और स्थित होने के कारण यहाँ एक श्रेष्ठ बंदरगाह भी है। कोचीन ऐसी ही एक अनूप झील पर स्थित होने के कारण ये एक श्रेष्ठ बंदरगाह भी है। और यहाँ पर जलयान बनाने का कारखाना भी विकसित है। कहाँ पर? कोचीन में जलयान बनाने का कारखाना भी विकसित है। और यहाँ अनूप झील और ये मालाबार तट की बात हो रही है। मंगलोर, एलेपी और कोझिकोड, मंगलोर और एलेपी और कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम आदि इस पर अन्य बंदरगाह भी विकसित है या ऑटोमेटिक या प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। तो आगे अपने बात करते हैं मालाबार तट। ये हो गया मालाबार तट, यानी यहां से, जैसे मान लो कि ये इंडिया है और इंडिया का यहां से लेकर के यहां तक गोवा है, तो इसे अपने बोलेंगे मालाबार तट के नाम से। किस नाम से? मालाबार। यहाँ गोवा से स्टार्ट होकर के यहां तक अपने बात करेंगे इसे अपने कोंकण तट, कोंकण तट। उसके बाद में सौराष्ट्र तट है, सौराष्ट्र तट। चलते हैं आगे। कोंकण तट यानी गोवा से लेकर के सूरत तक, सूरत यानी गुजरात, गुजरात में सूरत यानी गोवा से लेकर सूरत तक ये फैला हुआ है। कौन सा तट? कोंकण तट। इसको किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। यह तट यानी सपाट और कठोर चट्टानों से बना हुआ है। द्वीपों और पश्चिमी तट के वनों से घिरा होने के कारण यह मानसूनी तूफानों से घिरा रहता है। यह मानसूनी तूफानों से घिरा रहता है। मानसून यानी सबसे पहले इसी तट पर, यानी जो पश्चिमी तट है वहां से मानसून टकराएगा, और टकराते ही यानी सारा तट, जो पूर्वी जो पश्चिमी तट है ना, वो सारा का सारा प्रभावित होता है। कौन सा? मालाबार तट पर सबसे पहले आती बारिश, या फिर अपने मानसून पहले टकराता है वहां से। उसके बाद में कोंकण तट है, उसके बाद में सूरत यानी सौराष्ट्र वाला है ये तट। उसके बाद में अपने राजस्थान में यानी बहुत लेट तक अपने बारिश पहुंचती है, 1 जुलाई के आसपास पहुंचती है, और 1 जून से वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो 1 महीना लग जाता है लगभग ऊपर आने में, और ऐसे में मानसून अपना जो है वो मानसूनी तूफानों से सुरक्षित रहता है। ये कौन सा? कोंकण तट। थोड़ा सा यानी क्या, किस वजह से? द्वीपों की वजह से, या फिर ये क्या, वनों से घिरा होने के कारण। इस वजह से, द्वीपों की वजह से, या फिर छोटा यानी वनों से घिरा होने के कारण, यानी कठोर, ये तट सपाट और कठोर चट्टानों से बना हुआ है, और द्वीपों और पश्चिमी तट के वनों से घिरा होने के कारण ये क्या, मानसूनी तूफानों से सुरक्षित रहता है। इस तट के प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? एक तो सूरत बंदरगाह है, ठीक है, एक मुंबई बंदरगाह है, एक रत्नागिरी बंदरगाह है, एक गोवा बंदरगाह है, ठीक है। तो ये सारे बंदरगाह इसके प्रमुख बंदरगाह हैं इस तट के। किसके? कोंकण तट के। ध्यान रखोगे कोंकण तट के। और इस वाले के किसके? यानी जो पश्चिमी तट है इसके मालाबार तट है, इसके बंदरगाह कौन से हैं? मैंगलोर है, और इसके एलेपी है, और कोझिकोड है, और तिरुवनंतपुरम है। चलते हैं आगे, फिर बात करते हैं सौराष्ट्र के। किसकी बात करते हैं? सौराष्ट्र तट की। तो सौराष्ट्र तट है, ये है सूरत से लेकर के ऊपर कच्छ का रन है,
जो ये भी यानी गुजरात में ही है, कच्छ का रण, ठीक है। और ये खंबात व कच्छ की खाड़ियां इसमें विस्तृत है, यानी सूरत से लेकर के कच्छ तक विस्तृत है। इसी तट पर क्या है, कोरी, कोरी और क्रीव, कोरी, क्रीव और खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ये एक तो कौन सी है, कोरी की खाड़ी है, ध्यान रखोगे ये कोरी की खाड़ी, यानी बहुत कम किताबों में मिलता है ऐसी चीजें। कोरी की खाड़ी और क्रीव की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ये नाम सुने होंगे आपने, ये नाम नहीं सुने। और कच्छ की खाड़ी, ये नाम भी आपने सुना होगा। तो ऐसे में यानी सूरत से लेकर ये कच्छ तक विस्तृत है ये। और इस तट पर कोरी की खाड़ी है, क्रीव की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है और कच्छ की खाड़ी है, ये विकसित है यहाँ पर। और जिनके कारण यह तट क्या है, बहुत ही कटा फटा है, बहुत ही कटा फटा है। इस तट पर अनेक द्वीप है। कौन कौन से द्वीप है, पोरबंदर द्वीप है, कौन सा द्वीप है, पोरबंदर द्वीप है। और ओखो पोर्ट द्वीप है, कौन सा द्वीप है, ओखो पोर्ट द्वीप है। कांडला बंदरगाह भी और द्वीप भी है, यानी इस द्वीप पर, यानी क्या है, इस तट पर अनेक द्वीप है। कौन कौन से, एक तो पोरबंदर है, एक ओखो पोर्ट है, और ये कांडला, भावनगर आदि ये प्रमुख इसके बंदरगाह भी। तो अनेक द्वीप भी होने की वजह से साथ साथ में क्या है, बंदरगाह भी है। एक तो पोरबंदर वाला हो गया, एक ओखा पोर्ट हो गया, एक इसमें कांडला बंदरगाह हो गया, एक इसमें क्या हो गया, भावनगर वाला हो गया। तो ये प्रमुख बंदरगाह भी है अपने, यानी राजस्थान और पंजाब के लिए विकसित किया। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लिए जो सर्वाधिक यानी जो उपयोगी बंदरगाह है, अपने उपयोगी बंदरगाह वो कौन सा है, कांडला बंदरगाह। कौन सा है, कांडला बंदरगाह, ये सबसे नजदीक पड़ता है अपने पास। तो बंदरगाह, यानी बंदरगाह कौन से होते हैं, बंदरगाह वो होते हैं जो यहाँ से अपने के सामान जो है वो, यानी अपने देश में निर्मित सामान है वो दूसरे देशों के लिए यहाँ से जाता है और सेल करने के लिए, और दूसरे देशों से अपने यहाँ पर सेल करने के लिए लेके आते हैं। ऐसे में जो परिवहन का साधन है वो यानी जलयानों के माध्यम से, भारी सामान जलयानों के माध्यम से किया जाता है। तो वहाँ पर अपने समुद्री मार्ग से होकर के आता है। तो ऐसा समुद्री मार्ग, यहाँ जलयान रुकने का स्थान जो अपने उसे बोलते हैं बंदरगाह। तो जलयान रुकने का स्थान है, वहाँ पर सामान को यानी उतारा चढ़ाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को अपने क्या बोलेंगे, ऐसे ये जो अड्डा है विकसित है उसको अपने क्या बोलेंगे, बंदरगाह बोलते हैं। तो ऐसे में ये सौराष्ट्र तट के नजदीक में बंदरगाह कौन कौन से, पोरबंदर, ओखो पोर्ट और कांडला और भावनगर। फिर अपने बात करते हैं किसकी, फिर अपने बात करते हैं सौराष्ट्र। ये अपने बात करी ली सौराष्ट्र वाला, यहाँ से कच्छ का रण, ये कच्छ का रण है, ये कच्छ की खाड़ी है ये वाली, और ये वाली खंबात की खाड़ी है, ठीक है। तो ये कच्छ की खाड़ी है, क्रीव की खाड़ी यहाँ पर आती है, ठीक है। और ये कोरी, क्रीव, ये खाड़ियाँ यहाँ पर आती है, और ये कच्छ की खाड़ी है, और ये खंबात की खाड़ी है। और यहाँ सूरत है, यहाँ पर क्या है, लास्ट में सूरत है, यानी जो गुजरात का जो नक्शा ये है ना, ये सूरत है। और यहाँ सूरत से लेकर के ऊपर वाला क्षेत्र ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, सौराष्ट्र। और यहाँ सूरत से लेकर के ये वाला क्षेत्र गोवा तक, ये गोवा है, ये गोवा तक क्या कहलाएगा, कोंकण तट। और कोंकण यानी गोवा से लेकर के कुमारी अंतरीप तक क्या कहलाएगा, मालाबार तट के नाम से। तो ऐसे में आप याद रखोगे, उत्तरी सरकार तट कोरोमंडल, और ये सौराष्ट्र, और ये कोंकण तट, और ये क्या है, मालाबार तट। बिल्कुल इजी से है ये, और ध्यान रखोगे सारे। परंपरागत रूप से हिमालय हमारी सीमा के यानी उत्तरी प्रहरी के रूप में माना जाता था, ठीक है, अभी भी माना जाता ही है। और इस शीर्ष स्थल पर हिंदू कुश, मुस्ताग, हिंदू कुश श्रेणी है, और मुस्ताग श्रेणी है, कुनलुन श्रेणी है, और अग्रिल पर्वत है। इस शीर्ष स्थल पर यानी हिंदू कुश भी है, और मुस्ताग भी है, कुनलुन भी है, और अग्रिल पर्वत भी मिलते हैं। और यहाँ से लगभग यानी 2400 किलोमीटर यानी 2400 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर हिमालय की हिमाच्छादित श्रेणियां और चोटियां हमारी सीमा की प्रहरी है। यानी हिमाच्छादित यानी हिम से ढकी हुई श्रेणियां भी है, और चोटियां भी हमारी यानी सीमा की प्रहरी बनी हुई है। तो ऐसे में परंपरागत रूप से हमारी सीमा जो उत्तरी प्रहरी मानी जाती है। हिंदू कुश श्रेणी है, इधर अपने बात करें तो पश्चिम की तरफ, ठीक है। मुस्ताग श्रेणी है, कुनलुन भी है, और अग्रिल भी है, ठीक है। ऐसे 2400 किलोमीटर तक दक्षिणी पूर्व से लेकर के पूर्व की ओर हिमालय की हिमाच्छादित श्रेणियां और चोटियां हमारी सीमा की प्रहरी है। और इसी बीच पर्वतीय क्षेत्र में नेपाल, इसी बीच पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा देश है, नेपाल है, और भूटान है, और इसके हिमालयी राज्य हैं ये, और जिनसे हमारे प्रगाढ़ ऐतिहासिक संबंध भी है। काफ़ी यानी प्रगाढ़ ऐतिहासिक संबंध है, क्योंकि पड़ोसी देश है अपने, और अच्छे यानी कई सालों से अपने रिश्ते बने हुए हैं। तो नेपाल और भूटान हिमालयी यानी राज्य हैं। भूटान से पूर्व की ओर अगर बात करें तो भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, यानी भारत और चीन, भूटान के पूर्व में, भूटान स्टेट है, भूटान के पूर्व में ये देखो भूटान है, यहाँ पर ये भूटान है, ये क्षेत्र क्या है, भूटान का है, ठीक है। और ये क्या है, नेपाल का है, ऐसे क्षेत्र ये नेपाल का है।
तो इसके पूर्व में बात करें तो इस क्षेत्र की अपने यहाँ पर चीन और यानी इंडिया की रेखा बनी हुई है, इंडिया के बीच में सीमा बनी हुई है। इस सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है ये? मैकमोहन रेखा। तो ये मैकमोहन रेखा का नाम से जाना जाता है। इसकी सीमा को अपने भूटान से पूर्व कौन सी रेखा का नाम कौन सी रेखा का नाम से जानते हैं? भूटान से पूर्व की ओर भारत चीन के बीच में मैकमोहन सीमा या मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इन्हें हिमाच्छादित यानी शिखरों से होकर के गुजरती है। आगे चलते हैं, अपने बात करते हैं यानी सुदूर उत्तर पूर्व में 3 देशों, यानी सुदूर उत्तर पूर्व में 3 देशों, एक तो चाइना है, एक अपने बर्मा है, एक भारत है, की सीमाएं मिलती है। और वहां से यानी उत्तर पूर्व की बात हो रही है। उत्तरी पूर्व क्षेत्र में देखो यहाँ पर ये चाइना है ऊपर, ठीक है, और ये बर्मा वाला क्षेत्र आ गया। ये कौन क्षेत्र आ गया? यानी म्यांमार वाला, म्यांमार, ठीक है, ये चीन है, ठीक है, ये इंडिया आ गया। तो यहाँ इस क्षेत्र में यानी यहाँ इस क्षेत्र में क्या है? इस क्षेत्र में यहाँ पर मिलते हैं, कौन सा क्षेत्र मिलता है? ये 3 देशों का मतलब क्षेत्र है ये। हाँ जी, तो आगे अपने बात करते हैं, मैकमोहन रेखा की बात होगी, तो मैकमोहन की बात होगी और भूटान से पूर्व की ओर है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अपने सुदूर उत्तर पूर्व में 3 देशों में चीन, म्यांमार और भारत की सीमाएं मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, वहां से दक्षिण की ओर हिमालय की उपशाखाएं हैं, यानी वहां से जब तीनों ये जो रेखाएं मिलती है, वहां से दक्षिण की ओर अपने बात करें तो यहाँ पर यानी रेखाएं हैं। ये देखो चाइना की बॉर्डर, ठीक है, ये रेड रेड वाली दिखाई दे रही है, चाइना की बॉर्डर है, और ये येलो कलर की दिखाई दे रही है, ये अपने पास है म्यांमार की बॉर्डर, ठीक है, और ये इंडिया का क्षेत्र आ गया। यहाँ पर तीनों देश की यानी सीमाएं मिली हुई है। और ऐसे में अपने क्या है, यहाँ पर यानी पहाड़ियां हैं, कुछ हिमालय की उपशाखाएं हैं, हिमालय की यानी दक्षिण की ओर हिमालय की उपशाखाएं हैं। ऐसे में मिस्मी नाम की उपशाखाएं, एक पटकोई है और एक नागा है, एक मिजो है। मिजो मतलब मिजोरम में फैली हुई पहाड़ियां हैं, और नागा मतलब नागालैंड में फैली हुई पहाड़ियां हैं, और असम में फैली, अरुणाचल प्रदेश में फैली हुई जो पहाड़ियां हैं वो है मिस्मी और पटकोई, मिस्मी और पटकोई। और भारत और म्यांमार, यानी ये भारत और म्यांमार के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है। क्या बनाती है? पूर्वी सीमा बनाती है। तो इस क्षेत्र में अपने अगर बात करें तो इस क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, मिस्मी है, और यहाँ पर पटकोई है, और यहाँ पर नागा है, और यहाँ पर मिजो श्रेणी है। ऐसे में ये दोनों यानी ऐसे श्रेणी ऐसे फैली हुई है और दक्षिण की तरफ और ऐसे फैली हुई है। तो ये दोनों यानी इस देश म्यांमार के और इंडिया वाले देश, इन दोनों के बीच में क्या पूर्वी सीमा बनाती है? कौन सी सीमा बनाती है? ये पूर्वी सीमा बनाती है। तो अराकान योमा यानी इसके दक्षिण में, यानी यही पहाड़ियां बाकी आगे जाकर के क्या करती है, दक्षिण की ओर म्यांमार में यानी अराकान योमा के रूप में विस्तृत हैं। ये आगे जाकर के पहाड़ियां, यानी ये पहाड़ियां जो है ये पहाड़ियां आगे जाकर के यानी आगे ये बंगला यानी म्यांमार का ये देश आ गया ये। और यहाँ पर देखो ये जो क्षेत्र आगे फैला हुआ है ये किस नाम से है? यहाँ पर खूब सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ऐसे। तो ये किस नाम से? ये म्यांमार, ये अपने इस सॉरी किसके नाम से है? अराकान योमा के नाम से। तो ये है अराकान योमा के नाम से। अब ये अराकान योमा यहाँ पर अवशिष्ट श्रेणी में आ जाती है, इस यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास। तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाती है, यानी इसका अंश मात्र रह जाता है। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई खूब सारी है, इसकी ऊंचाई खूब सारी है। और यहाँ पर इसका भाग है पटकोई, मिस्मी और मिजो पहाड़ियों के रूप में, नागा पहाड़ियों के रूप में है। और यहाँ पर ये हिमालय के रूप में, ऐसे में ये हिमालय है और ये हिमालय के रूप में फैली हुई है सारी पहाड़ियाँ। ये हिंदू कुश और यहाँ पर यानी जो किरथर की पहाड़ियाँ, हिंदू कुश है, सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। ऐसे में देखो इंडिया के चारों तरफ ये, ऐसे में इधर तो पानी है और इधर ये क्या है, यानी पूरी की पूरी क्या है, रेंज बनी हुई है, पहाड़ियाँ बनी हुई है। यहाँ पर पहाड़ियाँ, ये हिमालय वाली पहाड़ियाँ, और इधर ये मिस्मी पटकोई और जो मिजो और ये नागा पहाड़ियाँ, और यहाँ आगे अराकान योमा पहाड़ियाँ हैं। अराकान योमा पर्वत या अराकान योमा पहाड़ियाँ जो ये म्यांमार में है, पूर्णतः ये क्या किस में है, म्यांमार में। और इसका क्षेत्र जो है ना, इसका क्षेत्र यहाँ पर कटा फटा होने की वजह से यहाँ पर कम दिखाई देती है, पानी में डूबा हुआ क्षेत्र दिखाई देता है। और यहाँ पर आकर के ये एक छोटा सा द्वीप है, उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप है, ये जो इसी के भाग है। किसके भाग है?
बताओ अराकान योमा के भाग है। अब ये अंडमान निकोबार जो है ना यहाँ से चली और ये पहाड़ियाँ डूब गई नीचे। डूबने का मतलब है यहाँ पर पहाड़ियाँ कम ऊंचाई पर हैं ऐसे मामले में, यानी पानी है दिखाई दे रहा है और उसके बाद पहाड़ियाँ जो है लगभग क्या है कि पानी के अंदर ये नजर आ रही है। और परंतु जो चट्टाने हैं वो चट्टाने सेम ही है, इनकी और इनकी चट्टाने जो है वो इनके साथ ही मिलती है, तो ये सेम ही है। तो इसका अंश मात्र यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के ऐसे फैली हुई है। देखो इधर कहाँ तक इसका जॉइंट है, पूरा पूरा जॉइंट यहाँ पर देखो अंडमान निकोबार से लेकर के और आगे ये मलेशिया इंडोनेशिया वहां तक ये इंटरकी हुई है ये सारी। तो इसका कनेक्शन जो है ना ये हिमालय यहाँ से लेकर के और हिमालय का पूरा ये कनेक्शन अराकान योमा होते हुए अंडमान निकोबार होते हुए आगे ये इंडोनेशिया तक ये चली जाती है। आगे अपने मिसमी पटकोई ये हो गई, उसके बाद में ये अराकान योमा के रूप में विस्तृत है और जिनके निचले भाग बंगाल की खाड़ी में डूब करके और पुनः अंडमान निकोबार के रूप में ये क्या दिखाई देते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में दिखाई देते हैं। और उत्तरी पूर्वी पड़ोसियों से हमें अलग करने वाला यह पर्वतीय क्रम परंपरागत रूप से अभेद्य है और अप्रवेश्य माना जाता है, यानी बहुत यानी वहां पर जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए अभेद्य और अप्रवेश्य माना जाता है। तो पूर्व में हमारी सीमाएं जो है बांग्लादेश से भी मिलती है। पूर्व में हमारी सीमा जो है ऊपर देखो अरुणाचल प्रदेश, किस में है अरुणाचल प्रदेश, ये देखो ऊपर वाली सीमा जो है भारत किसके साथ में, अरुणाचल प्रदेश के साथ में ये ऊपर चाइना का जो बॉर्डर है ये लगता है अपने पास अरुणाचल प्रदेश। ये ऊपर वाला ये है भूटान, अपने पास कौन सा देश है ये भूटान। और इसके पास में यहाँ पर अपना राज्य है कौन सा, सिक्किम। और इसके बाद में ये देखो ये स्टेट जो है अपना ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, ये कौन सा है, वेस्ट बंगाल। ये अपने पास क्या है, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश अपना देश अलग है। और ये जो क्षेत्र है ये आता है अपने पास है कौन सा, असम का। किसका है, असम का। ये अपने पास आता है मेघालय का। और ये नागालैंड का क्षेत्र है, ये देखो छोटा सा इसमें नागालैंड जो स्टेट है अपने पास एन, ठीक है नागालैंड। उसके बाद में ये मणिपुर है, नागमणि पास में ध्यान रखना। और मिजोरम जस्ट लास्ट वाला जो क्षेत्र है ये मिजोरम है। किस नाम से है, मिजोरम के नाम से। ये अपना स्टेट है, भारत का स्टेट है, ठीक है मिजोरम। और ये है अपने पास त्रिपुरा। और ये बांग्लादेश का क्षेत्र है। ये बांग्लादेश यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यानी त्रिपुरा से लगता हुआ और आगे जाकर के मिजोरम से भी टच करता है। ये मिजोरम से टच करता हुआ ये अपना म्यांमार से टच करता है। किससे करता है, ये म्यांमार से। ये म्यांमार का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र जो है ना ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये वाला ये बांग्लादेश का क्षेत्र है। और यहाँ से आकर के मिजोरम, यहाँ पर मिजोरम जो स्टेट है वो यहाँ पर इसकी लास्ट सीमा है। और यहाँ पर त्रिपुरा है, ऊपर मणिपुर है, ये नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश है। 4 स्टेट जो है अपने किसके साथ में लगते हैं, म्यांमार के साथ में लगते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश साथ में किसके साथ में लगता है, ये चाइना बॉर्डर के साथ में लगता है। इधर ये भूटान आ गया, इधर ये सिक्किम है। सिक्किम कितने देशों से घिरा हुआ है, 4 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से, सिक्किम स्टेट जो है ना वो 4 देशों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको बफर स्टेट बोलते हैं। 4 देश यानी चाइना है, इधर नेपाल है और इधर भूटान है, इधर ये इंडिया आ गया। इंडिया का क्षेत्र है ये, इंडिया आ गया। बाकी अगर बात करें सिक्किम क्षेत्र जो है ये यानी 4 देशों से या अपने यानी 3 देशों से घिरा हुआ मान सकते हैं अपने। तो दूसरे देश आ गए और अपना देश का ये सिक्किम आ गया। तो ऐसे में ये बांग्लादेश और इसके साथ साथ में कौन सी सीमाएं, कौन सा स्टेट लगता है बांग्लादेश के साथ में टच करता है, एक तो वेस्ट बंगाल है, उसके साथ में मेघालय है और इसके साथ में असम भी। यहाँ देखो ये थोड़ा सा मात्रा जो है ये थोड़ी सी दूरी है, ये क्या कर रही है, असम की भी टच कर रही है। और इसके साथ साथ में ये वेस्ट बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल, ये पूरा यानी काफी लंबी सीमा लगती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पश्चिम बंगाल यानी बांग्लादेश के साथ में। और इसके साथ यानी त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, ये टच करता है। और बांग्लादेश के साथ में मिजोरम भी टच करता है। अपने बहुत सारे जो मानचित्र है उसमें ऐसे नहीं दिखाया गया, मिजोरम टच करते हुए नहीं दिखाते गए, परंतु ये मिजोरम भी टच करता है किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। और मणिपुर टच नहीं करता है इसके साथ में, यानी क्या करता है अपने पास है ये जो है असम वाला क्षेत्र, नहीं असम वाला ये क्षेत्र यहाँ तक नागालैंड तक फैला हुआ है और इधर ये मणिपुर तक आता है। और इधर ये इसके पड़ोसी यानी जो असम वाला क्षेत्र यहाँ से भी टच करता है और इधर से भी टच करता है असम वाला। और मेघालय तो पूरा ये इसके टच करता ही करता है। तो आगे अपने बात करते हैं, यानी पूर्व में हमारी सीमाएं जो बांग्लादेश से भी मिलती है, ये अपने म्यांमार से बात कर ली, उसके बाद में चाइना से बात कर ली और उसके बाद में म्यांमार से अपने बात कर यानी बांग्लादेश से बात करें तो मिजोरम, देखो मिजोरम पहले नाम आ गया इसका मिजोरम, ये अपने बात कर ली। उसके बाद में त्रिपुरा की बात कर ली, ये किससे लगती है, मैं बांग्लादेश से लगती है। मेघालय भी लगता है और असम की सीमा भी लगती है, 2 बार लगती है। और इधर पश्चिम बंगाल की सीमा भी
खूब सारी लगती है, यानी बहुत ज़्यादा जो सीमा लगने वाली पश्चिम बंगाल की है, तो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है ये। तो इतना आप ध्यान रखोगे भी, ठीक है ना। ये जो 5 राज्य है, कितने राज्य है अपने भारत के? 4 राज्य, सॉरी, 1 2 3 और 4 और 5 राज्य। 5 राज्य जो है ये क्या है, अपने बांग्लादेश से लगाते हैं सीमा, 5 राज्य, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं म्यांमार से, यानी स्पर्श भारत के राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4। ट्रिक के माध्यम से याद रखो तो अरुणा मम्मी, कौन सी मम्मी? अरुणा मम्मी, ऐसे याद रखो, अरुणा मम्मी। अरुणा का मतलब अरुणा, अरुणा, अरु का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना का मतलब नागालैंड, और मैं का मतलब यानी मणिपुर, और मी का मतलब मिजोरम। ऐसे में आप याद रखो, अरु, अरु का मतलब अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में ना, अरुणा, ना से नागालैंड, उसके बाद में मैं से मणिपुर, और मी से मिजोरम। ये अपने पास म्यांमार से, यानी अपने राज्य जो स्पर्श करते हैं ऐसी सीमा, इन 4 राज्यों की रेखाएं जो है, ये 4 राज्यों की सीमाएं हैं वो स्पर्श करती है, और भारत की सीमा जो इन 4 राज्यों के माध्यम से म्यांमार से स्पर्श करती है। तो हो गया लेसन पूरा ये सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में अपने बहुत सारे यानी मैटर है वो क्लियर कर लिया, और सामान्य परिचय में यानी बहुत कुछ पढ़ लिया अपने। एक तो सामान्य परिचय होता है, नॉर्मली सामान्य परिचय, ठीक है, अपने सीमाएं सारी पढ़ ली, पाकिस्तान से और चाइना से और नेपाल और भूटान और बाकी हिमालय पर्वतीय उनके बारे में पढ़ते हुए, तट रेखा के माध्यम से पढ़ते हुए, और पूर्वी तट, पश्चिमी तट, और बाकी इसमें किन किन नामों से पुकारा जाता है, ये सारे तटों के बारे में बात कर ली। उसके बाद में थोड़ा सा यानी अपने मैटर यानी जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी अपने बात कर ली, और द्वीपों की बात कर ली। और द्वीप यानी लक्षद्वीप है, अंडमान द्वीप है, ये किन किन नाम से यानी छोटे बड़े किन किन नाम से जाने जाते हैं, और बाकी खंबात की खाड़ी है वगैरह, यानी जो अपने बंगाल की खाड़ी, इन सभी के बारे में बात करते हुए सारा कंप्लीट यानी सामान्य परिचय। ये अभी तक ये पूरा कंप्लीटली कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक ये सामान्य परिचय पढ़ा है, और सामान्य परिचय के माध्यम में अब अपने बात करेंगे कंप्लीट, यानी जो स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक है भारत का भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में अपने भारत का यानी स्टार्ट करेंगे हिमालय से, हिमालय के बाद में मैदान पढ़ेंगे, मैदान के बाद में प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में द्वीप पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर और पढ़ेंगे, ऐसे में उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ करके आगे अपने इसको पूरा करेंगे। इसमें सारे पर्वत भी आ जाएंगे, इसमें सारे पठार भी आ जाएंगे, इसमें सारी झीलें भी आ जाएगी, नदियां भी आ जाएगी, और जो मानसूनी क्षेत्र है वो भी क्या क्या इसमें कैसे यानी मानसून विकसित होता है, उन सभी के बारे में अपने बात कर लेंगे। और तब जाकर के अपने भूगोल की या जियोग्राफी की यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद में अपने जो फसलें हैं वो चीजें अपने अलग अलग टॉपिक है वो अपने बात करेंगे। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना, और अगली क्लास के लिए अगली क्लास अपने जल्दी लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।